हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जुडपी भूमि विवाद के बारे में और क्यों ये विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। आइए इससे जुड़ी हुई सभी बातों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज का क्या कहना है। विदर्भा जुडपी स्कब लैंड्स आर फॉरेस्ट लैंड्स, हाउ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज स्टक अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स। तो भाई समझेंगे इस पूरे के पूरे मामले को बढ़िया से। तो देखिए फिलहाल हमारे पास जो चर्चा में मामला है उसका क्या कहना है। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र के लगभग 86,000 हेक्टेयर जुडपी जंगल भूमि पर कई दशकों तक चली मुकदमेबाजी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कह दिया कि देखिए जी, जो भी जुडपी भूमि है उस भूमि को वन के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आप लोग जो डिस्प्यूट कर रहे थे कि जुडपी भूमि है या फिर जुडपी वन है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि देखिए जी, जो जुडपी भूमि है उसको केवल भूमि ना कंसीडर किया जाए, उसको वन के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आप इसको जंगल के रूप में ही कंसीडर कर सकते हैं। इतनी स्थिति यहां पर है क्योंकि कुछ कुछ जगह जंगल लिखा हुआ आ रहा है, कुछ कुछ जगह वन लिखा हुआ आ रहा है। तो इंग्लिश में तो यही है कि भाई ठीक है, जब हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश में हमें क्या पता चलता है कि फॉरेस्ट ही लिखा आ रहा है, बट ये कि हिंदी में थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा है। तो वन की टर्म हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जुडपी वन कह दिया गया इसको कि भाई ठीक है, जुडपी वन की कहानी जो है वो इससे जुड़ गई है, ये वन हो गया। लेकिन अब जरूरी ये भी समझना है कि क्यों मुकदमा लंबे समय से चला आ रहा था और क्या है इससे जुड़ा हुआ तमाम मामला। तो देखिए यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जुडपी भूमि के उपयोग पर स्पष्टता प्रदान करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और केवल अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। यानी कि आपने तो उसको टैग दे दिया है, कौन सा टैग दे दिया, वन। अब वन के रूप में ही ये भूमि जो है वो क्लासिफाइड हो गई है। हालांकि ये भूमि पूरी तरह से वन की तरह नहीं है, झाड़ीदार स्थिति है यहाँ पर और चरगाह के रूप में लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो, अगर आप किसी भी तरह से इस भूमि के मामले में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं तो कैसे किया जाएगा। तो परिवर्तन का समझिए कि केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही इसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बिना उसको परिवर्तित आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी और उपयोग में लेना या किसी और कार्य करना है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जरूरी है कि आप पहले केंद्र सरकार की परमिशन लें। लेकिन केंद्र सरकार की परमिशन भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है क्योंकि अदालत ने जो यहां पर शर्तें निर्धारित कर दी हैं उन सभी शर्तों का पालन किया जाना भी बहुत जरूरी होगा। अब विदर्भ में जुडपी जंगल भूमि या जुडपी वन भूमि एक्चुअल में है क्या, इसको भी अब जरा समझते हैं एक बार। ठीक है, तो अब ये विवाद है, पर ये विवाद पहले समझना जरूरी है ना कि किस मामले में है, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। अब हम लोग कॉमनली एक शब्द यूज कर रहे हैं जुडपी। जुडपी, अब जुडपी का मतलब क्या है। अब देखिए, दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुडपी एक मराठी शब्द है। कैसा शब्द है, ये एक मराठी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है झाड़ियां या फिर झाड़ी। यानी कि जुडपी एक ऐसी जमीन हुई है, जुडपी एक ऐसी जमीन है जहां पर झाड़ियां उगी हुई हम लोग देखते हैं। और वही स्थिति है जहां पर हम लोग देखते हैं कि जिस भूमि को जुडपी भूमि कहा जा रहा है उसका मतलब ये है कि वो झाड़ीदार निम्न श्रेणी की खाली जमीन है। ठीक है, तो जुडपी का अर्थ हो गया झाड़ियां या फिर झाड़ी और जुडपी भूमि का अर्थ हो गया एक ऐसी जमीन जो झाड़ीदार निम्न श्रेणी की है। अब इस शब्द का प्रयोग उन सभी बंजर भूमियों के लिए किया जाता है जिन पर व्यक्तिगत किसानों द्वारा खेती या अन्य प्रयोजन के लिए कब्जा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अब किसान जो है वो व्यक्तिगत रूप से भूमि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और किसी प्रकार से ना तो खेती कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो भूमि जो है वो बंजर भूमि है और उस बंजर भूमि के लिए जो टैग दे दिया जाता है वो जुडपी भूमि का टैग दे दिया जाता है। अब जुडपी जंगल की भूमि पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों में फैली हुई है। यानी कि जो जुडपी भूमि है ये भूमि विदर्भ जिले के अंदर हमें पता चलता है कि 6 जिलों में फैली हुई है। विदर्भ जो है क्षेत्र यानी कि पूर्वी विदर्भ के क्षेत्र के अंदर 6 अलग अलग जिलों में फैली हुई है। ठीक है, तो नागपुर संभाग वाला क्षेत्र होता है पूर्वी विदर्भ का क्षेत्र। तो यहाँ पता चलता है कि 6 अलग अलग जिले हैं और इन 6 जिलों तक इसका विस्तार है। एक पर्टिकुलर पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और गोंदिया। ये वो 6 जिले हैं जो पूर्वी विदर्भ संभाग के अंदर आते हैं और ये जुडपी जंगल से या जुडपी भूमि से संबंधित भी हैं। ठीक है, इसी के साथ हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि देखिए विशिष्ट भूमि है और पिछले कई दशकों से इसका उपयोग गैर वनीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यानी कि कह तो हम इनको वन रहे हैं लेकिन ये वन नहीं है और ना ही इनका इस्तेमाल वन के रूप में किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से चरगाह के लिए उपयोग की जाने वाली इन जमीनों को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 के अंतर्गत गैरान कहा जाता है।
ठीक है। तो भूमि का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं हम? बेशक इसको बर वन कह रहे हैं, हर जगह पे वन या जंगल टर्म यूज की गई है, इंग्लिश में फॉरेस्ट टर्म यूज की गई है, लेकिन भूमि का इस्तेमाल गैर वनीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और खासतौर पे चरगाह के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करते हुए ही हम लोगों ने इसको देखा है। और पता ये भी चलता है कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 इस भूमि को गैरान कहती है। तो जुडपी भूमि का एक दूसरा नाम गैरान भी है, जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अब विवाद किया है, क्योंकि अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि क्या है जुडपी भूमि, क्या है इसका पूरा का पूरा मामला, लेकिन इन सभी चीज़ों को समझने के साथ साथ ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि अब इस भूमि को लेकर के क्या विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। तो देखिए, इस भूमि के चले आ रहे विवाद में हमें पता चलता है कि प्रशासनिक चूक, असंगत सरकारी कार्रवाई और भारत के वन कानूनों की विरोधाभासी व्याख्याओं के कारण जुडपी भूमि दशकों तक कानूनी अनिश्चितताओं के अंदर फंसी रही। शुरुआत में पता चलता है कि भाई राजस्व विभाग के पास में मौजूदा इन जमीन का इस्तेमाल विकास, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, पानी की पाइपलाइन बिछाना, कब्रिस्तान बनाना या फिर जो बाकी कुछ और सार्वजनिक सुविधा हो सकती है, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर लेना, या फिर भूमिहीन किसानों को आवंटित कर देना कि भाई ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर लो, आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप यहाँ पर अपना निवास वगैरह बना सकते हो या किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल करना तो कर सकते हो। तो शुरुआत में राजस्व विभाग के द्वारा इस भूमि का इस्तेमाल हमें पता चलता है कि दो उद्देश्यों के लिए किया गया, या तो उन्होंने सार्वजनिक सुविधाएं यहाँ पर स्थापित कर दी या फिर भूमिहीन किसानों को इसका आवंटन कर दिया। ये स्थिति प्रारंभिक थी और शुरुआती तौर पर इसको देखा गया था। इसके साथ साथ पता चलता है कि रेलवे, रक्षा या सिंचाई सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1960 में जब राज्यों के पुनर्गठन का कार्य हो रहा था, तो राज्यों के पुनर्गठन के दौरान पता चलता है कि महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर ऐसी ही जमीनों को गैरान या फिर गुरचरण के रूप में दर्ज कर दिया गया। तो अब आपके पास क्या थी? जुडपी जमीन थी। शुरुआत से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस समय राज्य पुनर्गठन की स्थिति रही उस समय इसको जो टैग दिया गया, यानी कि ऐसी जमीन है जो बंजर अवस्था में है, जो वन नहीं है, जहां पर झाड़ियां उगी हुई हैं, उसको गैरान या गुरचरण के टैग के तहत अब शामिल कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि नौकरशाही की निष्क्रियता के कारण इनको जुडपी जंगल के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है। अब ये भी स्थिति है, तो हमें पता चलता है कि भाई अब एक ही जमीन है, उसको दो रूपों में समझ रहे हैं, गैरान या गुरचरण भी कह रहे हैं और उसको जुडपी वन भी कह रहे हैं। हालांकि सरकार एफआई एंट्री करती है 1980 के अधिनियम के तहत। अब सरकार यहाँ पर इस पूरे मामले में एंट्री करेगी और 1980 के अधिनियम के तहत सभी चीज़ों को संभालेगी। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने केंद्र की मंजूरी के बिना वन भूमि के डायवर्जन पर रोक लगा दी। अब यहाँ पर यह कह दिया गया कि देखो भाई, पहले तो आप अपनी चीज़ों को करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे? तो राजस्व विभाग सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि दे दिया करता था, किसानों को दे दिया करता था। अब केंद्र सरकार ने एंट्री की और केंद्र सरकार ने यहाँ पर एंट्री करके हिसाब क्लियर कर दिया कि देखो भाई, अब तक की जो स्थिति थी वो चली आ रही थी, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि का डायवर्जन नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी को भी लेन देन नहीं किया जाएगा। जो इसकी स्थिति है वो होगी तो सरकार की मर्जी से, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे केंद्र सरकार ने अपनी बातें रखी, महाराष्ट्र सरकार भी बीच में आ गई और महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 1987 में ये कह दिया कि देखिए जी, जुडपी भूमि को झाड़ीदार जंगल घोषित किया जा रहा है। यानी कि हम लोग जो जुडपी भूमि समझते हैं, ये क्या है हमारे लिए? ये झाड़ीदार जंगल है, ये झाड़ीदार वन है हमारे लिए। और साथ साथ यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि जो FCA के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा और उन्हें वनीकरण और चढ़ाई के उद्देश्यों के लिए राजस्व विभाग को सौंप दिया। ठीक है, तो सीधे तौर पे क्या कह दिया कि देखो भाई, जो आपकी ये जमीन है, जुडपी भूमि जो है, ये झाड़ीदार वन है। और झाड़ीदार वन होने के साथ साथ ये भी कह दिया कि देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधान जो है वो इसके ऊपर लागू नहीं होंगे और वनीकरण और चराई के उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग इसका इस्तेमाल अब कर सकता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मामला था वो इतना था कि भाई, डाइवर्जन मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया झाड़ीदार वन है, वनीकरण और चराई उद्देश्यों के लिए राजस्व विभाग इसका इस्तेमाल करेगा और इसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। हालांकि जब ये सारी चीजें सामने है, तो इन सभी चीजों के सामने आने के बाद कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि भाई, इसकी वजह से तो वनों को नुकसान पहुंच सकता है, इस भूमि का ह्रास हो सकता है। इसमें जो एक मुख्य था वो था बॉम्बे पर्यावरण कार्यवाही समूह। 1987 में इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे पर्यावरण कार्यवाही समूह सीधा पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने मामला धर दिया और मामला मुकदमा यहां पर प्रस्तुत करते हुए ये कहा, अपनी याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए कहा कि देखिए जी, ये कहानी जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो ठीक नहीं चल रही है। तो इस दौरान हम पता चलता है कि भाई, जब ये पूरा का पूरा मामला लंबित था, इस मामले पर सुनवाई ही जारी थी और मामला आगे नहीं बढ़ा था। क्यों? क्योंकि दो चीजें आ गई थी। एक तो आप कह रहे हो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू करने के अलावा
आपने कह दिया कि जो हमारा राजस्व विभाग है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है चराई करवाने के लिए, ठीक है, तो आप एक छूट आपने वहां भी दे दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आप डायवर्जन नहीं कराना कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के याचिका लगाई गई थी। अब याचिका लगाई तो गई, मामला लंबित पड़ा था, लेकिन लंबित मामले के तहत ही पता चलता है कि फरवरी 1992 में केंद्र सरकार ने अपनी पिछली स्थिति को बदल दिया। केंद्र सरकार ने पिछली स्थिति क्या दी थी? केंद्र सरकार ने कहा था कि देखिए डायवर्जन मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगा। केंद्र सरकार ने उस नियम में यहां पर अब ढील दे दी। अब जैसे ही केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी तो क्या कह दिया कि जुडपी जंगल को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत वन भूमि के रूप में माना जाता रहेगा। अब ये वाली खास बात पर कर दी। तो राज्य सरकार ने क्या कहा था? राज्य सरकार ने कहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इसको नहीं माना जाएगा, उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने स्थिति को बदला, थोड़ा सा नियमों में ढील दी और कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत इसको वन भूमि माना जाएगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जुडपी भूमि के उस हिस्से के लिए जिसका उपयोग गैर वनीय उद्देश्यों के लिए किया गया था, सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत केंद्र की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगी। ये बात भी यहाँ क्लियर की। अब जैसे ही केंद्र सरकार ने अपना ये आदेश स्पष्ट कर दिया और बता दिया कि हाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर हम वन भूमि मान रहे हैं, साथ साथ प्रस्ताव पेश करने की स्थिति भी यहाँ पर रख दी गई। अब इसी के अनुरूप क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी स्थिति को बदल दिया और महाराष्ट्र सरकार ने जो 1987 में आदेश दिया था उस आदेश को 1994 में वापस ले लिया। कहा कि भाई ठीक है, जो पुरानी स्थिति थी वो अलग थी, अब नई स्थिति केंद्र के अनुरूप हम लोग चला रहे हैं। अब तक यहां मामला ठीक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? 12 दिसंबर 1996 को TN गोदावर्मन थिरुमुलपद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यहां पर अस्पष्टता फिर बनी रही, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जुडपी भूमि को वन भूमि माना जाएगा। ये वाली बात खुद कोर्ट ने भी स्वीकार की। तो अलग नहीं था, सरकार भी यही मान रही थी और यही चीज यहां पर कोर्ट ने भी मानी। अब 1998 में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की कि देखो एक काम करते हैं, जमीन का दो रूपों में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे भूमि के रूप में और कहीं पे गैर वनीय उपयोगों के लिए, ठीक है, मतलब कहीं तो इस्तेमाल कर रहा है आप वनीय उपयोगों के लिए, कहीं आप गैर वनीय उपयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक काम करो दो भागों में बांट देते हैं। तो समिति ने यहाँ पर यह सिफारिश कर दी कि देखो जी एक काम करते हैं, 92,115 हेक्टेयर क्षेत्र का जो संरक्षित क्षेत्र है उसको हम लोग संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर देते हैं और 86,409 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग एक काम करते हैं कि वन उपयोग के लिए ये जो जमीन है ये उपयुक्त नहीं है, इसी वजह से इसको हम लोग विमुक्त कर देते हैं, यानी कि कानूनों से बाहर निकाल देते हैं और सार्वजनिक हित की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को यहाँ अब लागू किया जा सकेगा। तो समिति ने दो भागों में बांटने की सिफारिश कर दी थी जुडपी भूमि को। एक को कह दिया था कि 92,115 हेक्टेयर की जो जमीन है उसको संरक्षित मान लेते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र में रखेंगे, और बाकी 86,409 हेक्टेयर के क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं कि अनुपयुक्त है, ये वन का कोई काम नहीं हो सकता, पर्यावरणीय कार्य नहीं हो सकता, तो विमुक्त करके इसके ऊपर हम लोग सरकारी परियोजनाओं को चला लेते हैं। अब ये सभी चीजें हुई, तो इन सभी चीजों के बाद पता चलता है कि भाई जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार की चाहत ये बन गई कि देखो जो ये दूसरी स्थिति थी विमुक्त करवाए जाने वाली, ये ठीक है, और इसी विमुक्त की स्थिति के लिए महाराष्ट्र सरकार पहुंच जाती है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच करके फिर सीधे वो चाहती है कि भाई जो विमुक्ति के लिए विचार था उस विमुक्ति के विचार को हम लोग आगे बढ़ा करके चलें और समाज को यहाँ पर कोर्ट भी सपोर्ट करे। अब उसी के लिए यहाँ पर बातचीत चली, तो भाई सरकार ने अपनी अलग दलीलें दी और सरकार की दलीलों के साथ साथ हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर दलीलें जो थी वो कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की थी, जो चाहते थे कि भाई स्थिति जो है वो पर्यावरण के हित में रहनी चाहिए। अब सरकार ने यहाँ पर तर्क दिया कि देखो भाई जो जुडपी भूमि है वो कभी भी वन भूमि तो थी ही नहीं, झाड़ीदार जमीन है। साथ साथ ये भी कहा गया कि राज्य का जब पुनर्गठन हुआ तो कुछ अधिकारी जो थे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से राजस्व रिकॉर्ड कभी भी इसका ठीक से हुआ ही नहीं। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि सरकारी अभिलेखों में इन जमीनों को गलती से जुडपी जमीन के रूप में दर्शाया जाता है, ये कि ठीक नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि भाई राज्य के द्वारा कि राहत देने से इनकार करने से लाखों नागरिकों को गंभीर और अपूरणीय क्षति और कई परियोजनाएं रुक जाएंगी, इस बात को भी समझना होगा। यानी कि दो दिक्कतें थी। अब एक दिक्कत यहाँ पर यह थी कि भाई लाखों नागरिकों को गंभीर और अपूरणीय क्षति हो रही है और साथ साथ परियोजनाएं भी रुक गई हैं, तो ये भी कह देते कि भाई राहत देने से इनकार करने के मामले में ऐसा रहेगा। तो अब यहाँ जो स्थिति थी वो सरकार की थी, सरकार ने अपना पक्ष रखा, हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा। अब ये पर्यावरणविद है, पर्यावरण की सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन भूमियों को गैर अधिसूचित करने से स्वास्थ्य वन नष्ट हो जाएंगे और वन्यजीव गलियारे भी बाधित होंगे। यानी कि आप अगर इनको अपने पास रखते हैं, कानून में रखते हो, तो काम मामला ठीक चलेगा, इनका संरक्षण भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनको गैर अधिसूचित कर देंगे तो समझिए कि स्वस्थ वन भी नष्ट हो जाएंगे और वन्यजीव गलियारे बाधित हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि 2025 की एक रिपोर्ट है, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसमें चिंताएं जो हैं उसको कोर्ट ने नजरअंदाज किया है।
है। इन्होंने कहा कि अगर आप इसको गैर अधिसूचित कर देते हैं, यानी कि कानून के दायरे से बाहर कर देंगे, तो इसकी वजह से वन्यजीव गलियारे और झाड़ीदार वनों का संरक्षण भी नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित होगी। ये भी आपको समझना होगा। तो जिनमें वन्यजीव गलियारे और झाड़ीदार वनों का संरक्षण शामिल है, उनको तो आपको संरक्षित करना ही करना है, ठीक है। जिनका उपयोग गैर वन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यह भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो संरक्षण करना है, सबका संरक्षण करना है, गलियारों का भी करना है, झाड़ीदार वनों का भी करना है। बेशक ये पूरी तरह से वन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि इनके संरक्षण की वजह से जो मुख्य वन क्षेत्र है उसका संरक्षण जुड़ा हुआ है। ये वाली बात इन्होंने स्पष्ट की। अब उसके बाद जिम्मेदारी थी यहाँ पर कोर्ट की कि भाई कोर्ट इसके ऊपर अपना एक फैसला दे। तो कोर्ट को जब फैसला देने के लिए बोला गया, तो कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है, ये पूरा का पूरा मामला एक और नागरिकों के अधिकारों का है और वहीं दूसरा पर्यावरण के हित का। अब नागरिकों के हित और दोनों के बीच संतुलन बिठाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, दरअसल जो जुड़पी भूमि है, इस जुड़पी भूमि के मामले में हमें यह पता चलता है कि सार्वजनिक उपयोगिताएं भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पर्यावरण तो है, सार्वजनिक उपयोगिता भी है, क्योंकि खासतौर पर जो इसका नागपुर शहर है, वहां पता चलता है कि हाईकोर्ट का भवन, रक्षा भवन, राज्य सचिवालय, कब्रिस्तान, ये सभी यहाँ पे बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये पता चलता है कि जमीनों पर वर्षों से रह रहे नागरिकों या किसानों को उनके आवास या आजीविका के से वंचित भी नहीं किया जा सकता। अब जो लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, उनको भी नहीं हटा सकते। तो पर्यावरण का मामला भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के साथ जो स्थानीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनका भी मामला जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक उपयोगिता का मामला भी जुड़ा हुआ है। इन सभी पक्षों को संबोधित करना। तो कोर्ट ने अब आदेश दिया और कोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा कि देखिए, जुड़पी जंगल की भूमि को वन माना जाएगा। ये वाली बात जो पहले से चली आ रही थी, वही बात कोर्ट ने भी स्वीकार की। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वनीय उपयोग के लिए आवंटित भूमि के लिए अपवाद माना जाएगा या अपवाद बना दिया गया। सीधे तौर पर कह दिया कि 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वनीय उपयोग के लिए जो जमीन दे दी गई थी, ठीक है, सीधे तौर पर कह दिया गया कि वो अपवाद की स्थिति में। अब यहां पर यह कह दिया गया कि जो ऐसी भूमि होगी, उस भूमि के लिए वर्गीकरण का बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये कह दिया गया कि राज्य को वन क्षेत्रों की सूची से उन्हें हटाने के लिए एफसीए की धारा 2 के तहत केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। तो आपने क्या किया? गैर वनीय उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित तो कर दी, लेकिन आवंटित करने के बाद आपने कानून में कानून के तहत उन भूमि के स्वरूप को नहीं बदला, भूमि के नेचर को नहीं बदला और वो जुड़पी भूमि के तहत ही शामिल रहे। अब ये कह दिया कि भाई देखो, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसकी धारा 2 के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी लीजिए और मंजूरी लेकर के पहले उसको गैर वनीय भूमि घोषित करवाइए, क्योंकि आपने वो आवंटित कर दी है। साथ साथ यहां पर केंद्र और राज्यों को आदेश दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप मुख्य चुनाव आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेकर के एक प्रस्ताव प्रारूप पर विचार विमर्श भी कर लीजिए, उसको अंतिम रूप भी दे दीजिए कि आगे आप क्या क्या और कैसे करेंगे। इसके साथ साथ यहां पर 12 दिसंबर 1996 के बाद जुड़पी भूमि के आवंटन के लिए कह दिया गया कि केंद्र सरकार कारणों का पता लगाए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करके आवंटन निर्णय लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद ही प्रस्तावों पर कार्रवाई करेगी। तो यह कह दिया गया कि देखो भाई, 12 दिसंबर 1996 से पहले जिसको जमीन दे दी है, उससे जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी, वो भूमि उसके पास रहेगी, लेकिन उसके नेचर को बदल दिया जाए, उसको वन भूमि के रूप में स्वीकार ना किया जाए। लेकिन हाँ, जो अधिकारियों ने उल्लंघन किया है कोर्ट के आदेश का, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद ही प्रस्ताव पर कार्रवाई हो गया। यह भी कह दिया गया कि भाई अब क्षेत्र के अंदर विशेष कार्य बल को उतारा जाए और 25 अक्टूबर 1980 के बाद किए गए अतिक्रमणों को 2 साल के भीतर हटाया जाए। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बसा, जो भी लोग आके बसे हैं यहाँ पर 25 अक्टूबर 1980 के बाद और बिना मर्जी के आगे बैठे हुए हैं, बिना मर्जी के उन्होंने यहाँ पर पूरी स्थिति अपनी मजबूत की हुई है, तो अतिक्रमण माना जाएगा इसका। तो जरूरी है कि 2 साल के अंदर सभी लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। 25 अक्टूबर 1989 के बाद किए गए सभी व्यावसायिक आवंटनों को अतिक्रमण माना जाएगा। ये वाली बात भी यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दी कि अतिक्रमण का अर्थ एक्चुअल में है क्या। तो व्यावसायिक आवंटन जो हुए हैं वो सब कुछ अतिक्रमण में माने जाएंगे, जो भी 25 अक्टूबर 1989 के बाद हुए। न्यायालय ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि जांच के बाद किसी भी भूमि को गैर सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ राजस्व विभाग को शेष जुड़पी भूमि को 1 वर्ष के भीतर वन विभाग को हस्तांतरित करना होगा, ये भी क्लियर कर दिया। यानी कि राजस्व विभाग पहले जैसे अपने पास रखता था और निर्णय लेता था, अब निर्णय नहीं लेगा। वन विभाग के पास ये पूरी की पूरी भूमि रहेगी और जिसका उपयोग प्रतिपूरक वनारोपण के लिए किया जाना है। ठीक है, तो वनारोपण का कार्य यहाँ पर किया जाएगा, ये भी स्पष्ट हो गया। और साथ साथ मुख्य सचिव के द्वारा प्रमाणित किए जाने तथा अन्य जुड़पी भूमि को प्रतिपूरक वनारोपण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, ये वाली बात भी कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी।
तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई कैसे जो चीज़ें होंगी आने वाले समय में होंगी, जुड़पी भूमि की क्या स्थिति रहेगी और जुड़पी भूमि की स्थिति के साथ साथ क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, और भूमि के संरक्षण पर भी ध्यान दिया, पर्यावरण के हितों को भी संबोधित किया। लेकिन पर्यावरण के हितों को संबोधित करने के साथ साथ कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले में उन लोगों के अधिकार भी सोचे हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के भी हित सोचे हैं जिन्हें भूमि आवंटित कर दी गई थी पर नेचर नहीं बदला गया था, तो उन लोगों को निकालने की बात नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, वो लोग यहाँ पर रहेंगे, उनके लिए रहना ठीक है, इस प्रकार से उनको नहीं भगाया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इस सेक्शन से, तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कीजिएगा कमेंट, बिना आंसर कमेंट किए कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यह है कि भाई स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक खास और नया ऑफर लेकर के आया है। ठीक है, तो जो ये खास और जो नया ऑफर आया है, इस नए ऑफर की खास बात यह है कि ये हमारे GS फाउंडेशन कोर्स पे आपको मिल रहा है, इसको हम P2I कहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के लिए जिस बैच को आप लोग के लिए बनाया गया है, उस बैच की खास बात यह है कि भाई P2I यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाएगी। ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है और ये इवनिंग बैच है हमारा। लेकिन इस इवनिंग बैच पे आप लोगों को एक खास डिस्काउंट मिल रहा है 15 जून 2025 तक के लिए। यहाँ चल रही है सेल, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है और वैलिड है ये केवल 15 जून 2025 तक। इस बैच में आप लोगों को मिल रहा है बहुत ही खास डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा KL Live कोड यूज आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 26,999 का ही पेमेंट करना होगा, यानी कि फीस बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को क्लासेस भी कंप्लीट कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, मंथली टेस्ट के अंदर जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको 11,000 का प्राइस भी मिलेगा, और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी वापस की जाएगी। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि ये प्रॉपर बेस्ट सेल है आप लोगों की तैयारी के लिए, और साथ साथ आप लोगों को सब कुछ यहाँ मिलेगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। तो जल्दी से करना है एनरोल, और मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, ये वो सभी प्लेटफॉर्म है जहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, सब जगह मुझसे कनेक्ट होना है और साथ साथ टेलीग्राम पे पहुंच जाना है, चैनल पे, जहां आपको क्लासेस की फाइल मिलती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फिलहाल सेशन को करना है शेयर, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।